चलिए बच्चों, हम लोग आ गए अब 10th क्लास के मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं। और मैथ का स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑल चैप्टर का सभी फॉर्मूले। और आप लोग का फॉर्मूला अगर यदि आप लोग अच्छे से याद कर लिए, फॉर्मूला को क्या बोला जाता है? मैथ की आत्मा। क्या होता है? गणित की आत्मा किसे कहेंगे हम लोग? फॉर्मूला को। तो हम लोग ऑल चैप्टर का फॉर्मूला देखेंगे। उसके बाद बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के लिए 2026 में जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे सभी चैप्टर के, उस सभी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर, सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप लोग फॉर्मूला नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट 20 नंबर आपका फॉर्मूला से एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको मैथ में समस्या होगी। तो आप लोग अच्छे से इसको नोट करते जाइए और समझते जाइए। पहला चैप्टर क्या हमारा? वास्तविक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या से जितने फॉर्मूले हैं सभी यहाँ लिखा हुआ है। आप लोग नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है? और कमेंट कीजिएगा, आप याद कर करके और कमेंट में लिखते जाइएगा। चलिए, पहला फॉर्मूला क्या है? भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है? देखिए, भाज्य बराबर क्या होता है? याद कीजिए, भाजक गुना भागफल। क्या बोलेंगे? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो याद हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। नोट करते जाइए। बोलिए, भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। पहला फॉर्मूला आपका हो गया। दूसरा फॉर्मूला देखिए क्या है वास्तविक संख्या से? भाजक बराबर क्या होगा? भाज्य माइनस शेषफल बट्टे भागफल। देखिए, भाजक बराबर क्या होगा? भाज्य माइनस शेषफल बट्टे भागफल। दूसरा फॉर्मूला क्या हमारा? तीसरा फॉर्मूला है भागफल बराबर क्या जाएगा? भाज्य माइनस शेषफल बट्टे भाजक। तो आपका देखिए, भागफल बराबर क्या होगा? भाज्य माइनस शेषफल बट्टे भाजक। क्या जाएगा यहाँ? भाजक। क्या जाएगा? भाजक। तो आप लोग नोट करते जाइए और याद करते जाइए, बोल बोल के लिखिए। अगला क्या है? शेषफल। शेषफल बराबर क्या होता है? शेषफल बराबर होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। भाज्य क्या होता है? भाज्य माइनस भाजक गुना भागफल। तो शेषफल बराबर क्या होगा? नोट कर लीजिए, शेषफल बराबर होगा भाज्य माइनस भाजक गुना भागफल। चलिए, अगला क्या होता है? ए बराबर। याद रखिए, इंग्लिश में पूछ देगा। ए बराबर क्या होगा? ए का जब ये सेम फॉर्मूला, ये भाज्य बराबर और ये सेम होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्यू जो होगा जीरो नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। क्या बोलेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब नोट करते जाइए और याद करते जाइए सारा क्वेश्चन, सारा आपका फॉर्मूला। ए बराबर क्या होगा? बी क्यू प्लस आर, जहां क्यू का मान 0 के बराबर कभी नहीं होगा। अगला क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, यानी हम लोग अगर यदि दो संख्या को गुना करेंगे, दो संख्या का गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो हमको उनका क्या करेंगे? उनका मौसो और लौसो ज्ञात करेंगे। उसको मौसो गुना लौसो। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका मौसो गुना लौसो। यही बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में ए इंटू बी, यानी ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ए गुना बी बराबर क्या होगा? एचसीएफ गुना एलसीएम। आप लोग नोट करते जाइएगा। चलिए, आप लोग पहला क्वेश्चन बताइए, शेषफल बराबर क्या होता है? और इसका कमेंट कीजिए और इसका आंसर सही से भेजिए। व्हाट्सएप पे आंसर भेजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, दोनों, ठीक है? अगला आ जाइए। प्रथम, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है। अभी आपका देखिए सेंटअप का एग्जाम हुआ था। किसका? सेंटअप का। एक पूछा था क्वेश्चन, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या का योगफल। क्या है? योगफल या योग एक ही बात है। तो उसमें आपको बनाना था इसी फॉर्मूला से। तो आप लोग फॉर्मूला याद कीजिए, फाइनल एग्जाम में भी इसी क्वेश्चन रहेंगे। क्या होगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल बराबर क्या होगा? योगफल n
n इंटू एन प्लस वन बट्टे टू। क्या होगा? n इंटू एन प्लस वन बट्टे टू, n इंटू एन प्लस वन बट्टे टू। यानी प्रथम n प्रकृत संख्या का योगफल ज्ञात करना है, तो n इंटू एन प्लस वन बट्टे टू। चलिए अगला आ जाइए। अगला क्या है? प्रथम n सम संख्या का माध्य। प्रथम n सम संख्या का माध्य क्या होगा? प्रथम n सम संख्या का माध्य बताइए। n इंटू एन प्लस वन। प्रथम n सम संख्या का माध्य n इंटू एन प्लस वन। इसको इसमें बट्टे टू नहीं होगा, सिर्फ n इंटू एन प्लस वन। ये हो गया प्रथम n सम संख्या का माध्य। अगला है प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य। सॉरी बच्चों, हम लोग यहाँ देखिए प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, तो क्या हो जाएगा? n इंटू एन प्लस वन। हम लोग देखिए हम लोग यहाँ योगफल वाला बोल रहे। योगफल क्या होगा? प्रथम n सम संख्या का योगफल n इंटू एन प्लस वन। अगला है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर। पहला चैप्टर में हो गया आप लोग का, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2। चलिए चैप्टर नंबर 2 में आप लोग देखिएगा क्या है? चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद के जो जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आएंगे, सब यहाँ लिखाए गए हैं। आप लोग अच्छे से वीडियो पूरा देखिए, पूरा देखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जब तक आप लोग सीरियस से नहीं देखिएगा तो आप लोग को नहीं समझ आने वाले हैं। आप लोग अच्छे से देखिए। अभी शादी यार का समय है, तो उससे आप लोग रूम को पैक करके गेट लगा के आवाज़ नहीं आए, आराम से देखिए। अभी दिक्कत हो रहा है, वीडियो भी बनाने में आवाज़ आ रहा है, लेकिन फिर भी आपके लिए बना रहे हैं क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ गया। आप सभी चैप्टर के हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ाने के बाद कराया जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में सेम टू सेम मिल जाए। अगला क्या? रेखिक बहुपद का व्यापक रूप। देखिए बहुपद में आ गए रेखिक बहुपद का व्यापक रूप। देखिए पहले रेखिक बहुपद में घात पूछेगा तो बोलेगा एक, ऐसे पूछ सकता है। एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद। अगला देखिए रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? ax प्लस बी। क्या हो जाएगा? ax प्लस बी। इसमें कितने घात होंगे? एक घात। कितने घात होंगे बाबू? एक घात। रेखिक बहुपद में कितने घात होते हैं? एक घात। इसका फॉर्मूला आता है ax प्लस बी। दूसरा क्या है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए क्या लिखा होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। रेखिक द्विघात बहुपद का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें कितने घात होंगे? द्विघात। द्वि मतलब क्या होता है? दो। द्विघात बहुपद में कितने घात होंगे? दो। सिर्फ याद रखिएगा रेखिक में होता है एक घात, द्विघात में होते हैं दो घात। अगला क्या हमारा? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात में देखिए त्रिघात बहुपद में होते हैं तीन घात। कितने होंगे? तीन घात। इसको बोलेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ देखिए लिखा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। cx प्लस d। इसमें त्रिघात में कितने घात हो जाएंगे बाबू? चार। चलिए आपको कमेंट करना है। दूसरा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप को लिखना है और कितने घात होते हैं द्विघात में भी लिखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। क्वेश्चन दिया रहेगा कि द्विघात निम्नलिखित संख्या को द्विघात बहुपद में सजाए, या द्विघात बहुपद ज्ञात करे। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? देखिए क्या होता है? ax स्क्वायर। क्या होगा? ax स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक बार फिर से देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है। अगला सूत्र आपका है त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। क्या है? त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। देखिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है। चलिए त्रिघात बहुपद और द्विघात हो गया। आगे हम लोग देखते हैं इंपोर्टेंट, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बाबू? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टे ए, क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बट्टे ए, 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा हो जाएगा माइनस बी बट्टे सी, माइनस बी बट्टे सी। अगला हमारा देखिए क्या है, अल्फा 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 इंटू बीटा सी ए, क्या हो जाएगा? सी बट्टे ए, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी बट्टे ए, अल्फा इंटू बीटा, इसको क्या पढ़ेंगे? अल्फा इंटू बीटा सी बट्टे ए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बट्टे ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या जाएगा? माइनस बी बट्टे ए। अब देखिए अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो जाएगा सी बट्टे ए। नोट कीजिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो जाएगा सी बट्टे ए। अगला क्या? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएंगे माइनस डी बट्टे ए। 2 चैप्टर के सारे हम लोग ने देख लिए। अब हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी आपको तीसरा चैप्टर का भी कराया जाएगा सारा। चलिए बच्चों हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर अब 3 पे। 2 तक देख लिए थे, एक बार देखिए, बताइएगा आप लोग त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप में क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब बताइए इसमें घात कितने होंगे? 3 घात होते हैं। तो ऐसे आप लोग सारे फॉर्मूला को लिखते जाइए और कमेंट में भी लिखिए और कॉपी पे लिखते जाइए। अब चैप्टर नंबर 3 आ गए, 2 चर वाले रेखिक समीकरण। क्या आ गए? 2 चर वाले रेखिक समीकरण। 2 चर वाले रेखिक समीकरण में ये 3 ही फॉर्मूला है और 1 नंबर इसी से आना फिक्स है, 100% आएगा। देखिए अगर यदि कोई आपका A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 तो क्या क्या हो सकते हैं? ये होते हैं संगत, इसके केवल एक हल होंगे, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा अविरोधी। तो चलिए एक बार फिर से बोलिए, A1 बट्टे A2 बराबर नहीं B1 बट्टे B2, क्या क्या हो सकते हैं? ये संगत होगा, इसका केवल एक हल होगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा और अविरोधी। अगला देखिए दूसरा फॉर्मूला है A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 बराबर नहीं रहेगा C1 बट्टे C2 तो क्या क्या इसका होगा? असंगत होगा, केवल कोई हल नहीं, इसका क्या होगा? कोई हल नहीं। और इसका होगा समांतर, इसका ग्राफ निकलेगा समांतर और क्या होगा? विरोधी। ये क्या हो जाएगा? विरोधी। एक बार फिर बोलिए, A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 बराबर A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं C1 बट्टे C2, क्या क्या हो सकता है? असंगत, कोई हल नहीं, समांतर और विरोधी। चलिए इसका तीसरा फॉर्मूला है आपका, तीसरा क्या है? 2 चर वाले रेखिक समीकरण का तीसरा फॉर्मूला है A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। इसमें क्या होगा? संगत होगा और परिमित रूप से अनेक हल इसमें होंगे, या अनेक हल क्या होंगे? अनेक हल। और संपाती होगा, आश्रित हो जाएगा। तो आप लोग ये 2 चर वाले रेखिक समीकरण से 3 फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए। मान लीजिए पूछ सकता है कि प्रतिच्छेदी रेखा जब होगा तो उसका कैसे हो जाए? प्रतिच्छेदी का फॉर्मूला में क्या होगा? A1 बट्टे A2 बराबर नहीं रहेगा B1 बट्टे B2, तब कैसा ग्राफ बनेगा? प्रतिच्छेदी। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कि समांतर ग्राफ कब बनेगा? चलिए आपको लिखना है समांतर ग्राफ कब बनेगा। चलिए आगे चौथा चैप्टर हम लोग आ गए, द्विघात
समीकरण। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। सभी चैप्टर का देखिए फॉर्मूला याद रहेगा तब जाके आपको हिसाब बनेगा, तो फॉर्मूला अच्छे से याद करते जाइए बाबू, ठीक है। चलिए क्या पहला फॉर्मूला हम लोग को डी का मान निकालने के लिए बोलता है, विवेचक। विवेचक मतलब क्या होता है? डी। तो क्या होता है? देखिए डी का मान निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला याद है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलते जाइए। डी बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, या बोलेगा विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए आज भोजो खाने जाना है, इसीलिए बगल में शादी है, थोड़ा आवाज आपको जा रहा होगा गीतर का, तो इसके इग्नोर करके आप लोग याद करते जाइए। डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी स्क्वायर माइनस 4ac। अगला क्या देखिए, जब, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ध्यान दीजिएगा। जब डी बराबर क्या निकलेगा? डी बराबर हम डी का मान निकालेंगे और 0 हो तो मूल कैसा होगा? वास्तविक एवं समान होगा। यानी जब डी का मान 0 होगा, जी 0 के बराबर होगा। जब डी का मान क्या होगा? डी का मान यानी जब डी का मान निकालेंगे बराबर किसके हो? 0 के बराबर हो तो मूल होगा वास्तविक एवं समान। याद कीजिएगा, जब भी डी का मान यानी विवेचक निकलेगा 0 के बराबर तो मूल पूछेगा कैसा बनेगा? वास्तविक एवं समान होते हैं। अगला देखिए, जब डी का मान, जब डी का मान 0 से छोटा रहे, जब डी का मान क्या रहे? 0 से, जब डी का मान यहाँ क्या है? 0 से बड़ा रहे, 0 से बड़ा रहे। जब डी का मान 0 से बड़ा रहे तो मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं। जब डी का मान 0 से बड़ा रहे तो क्या होगा? मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं। जब डी का मान 0 से छोटा रहे, जब डी का मान 0 से छोटा रहे तो मूल अवास्तविक होते हैं। मूल कैसे होंगे? अवास्तविक होते हैं। अगला आ जाइए, मूल निकालने का सूत्र यानी x ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात समीकरण में मूल निकालने के लिए बोल देते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? देखिए पहले आपको निकालना है -b प्लस माइनस रूट के अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट के अंडर डी का मान निकाल लेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं, या रूट के अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac दे सकते हैं। तो उसके बाद बट्टे 2। एक बार फिर देखिए मूल ज्ञात करने का, -b प्लस माइनस रूट के अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a ये आपका है मूल ज्ञात करने का सूत्र। अगला हम लोग का देखिए, अब आगे हम लोग चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या है? समांतर श्रेणी। इसको समांतर श्रेणी भी बोलते हैं, ये शॉर्ट में इसको आप लोग एपी बोलते होंगे। चलिए एपी का आगे हम लोग समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में सबसे पहले आपको बोलेगा, इसमें भी बोलता है सर्वांतर निकालना। सर्वांतर मतलब इसमें डी होता है, इसमें होता है, देखिए वहाँ डी विवेचक था, यहाँ डी क्या होगा? सर्वांतर। तो क्या होगा? a2 माइनस a1। डी का मान कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 हम लोग का डी का मान निकल जाएगा। a2 माइनस a1 डी का मान निकल जाएगा। अगला क्या देखिए, an निकालना हो। an का सूत्र क्या होगा? an बराबर क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए नोट करते जाइए। अगला है आपका, चलिए चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता देते हैं कि जब डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल कैसा होगा? जब डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल कैसा होगा? चलिए आ जाते हैं यहाँ। n बराबर क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगला क्या? sn बराबर, अगला क्या हम लोग का? sn बराबर, अगला क्या? sn बराबर देखिए n/2। sn बराबर क्या होगा? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए sn बराबर यहाँ नोट करते जाइए, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया आपका? sn का फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्या है? अंतिम पद से nवां पद। अगर यदि हम लोग को ज्ञात करना है अंतिम पद से nवां पद तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? a माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे ध्यान रखिएगा a अंतिम पद रहेगा तब a प्लस हो जाएगा, नहीं ये a माइनस ही होगा बाबू। a माइनस
इंटू एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए अंतिम पद है। अब देखिए एसएन सिर्फ निकालना हो, ऐसे निकालेंगे एन बट्टे टू, क्या हो जाएगा एन बट्टे टू, एन बट्टे टू, एन बट्टे टू इंटू ए प्लस ए एन, तो आपका निकल जाएगा एस एन। चलिए आगे अब चैप्टर नंबर 6 हम लोग देखते हैं। आप लोग चैप्टर नंबर 6 अभी तुरंत चैप्टर नंबर 6 आपको पढ़ाया जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए चैप्टर 6 लेके अब हम लोग 6 देख लेते हैं। हम लोग 5 तक देख लिए सारा इंपोर्टेंट फॉर्मूला, चैप्टर 6 का हम लोग देखते हैं। चैप्टर 6 में क्या होता है, समरूप आकृतियां, इसका परिभाषा सारा याद कर लीजिए। चैप्टर 6 से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपको परिभाषा पूछ लेगा। जैसे बोलेगा समरूप आकृतियां को क्या बोलेंगे, दो आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं उसे क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां। जैसे आकार समान, जैसे गोल है तो गोल रहेगा, त्रिभुज है त्रिभुज रहेगा, वर्ग है तो वर्ग रहेगा, यानी एक जैसे आकार को ही क्या बोलेंगे, समरूप आकृतियां। यानी इसका परिभाषा याद कर लीजिए, दो आकृति जिनके आकार समान होते हैं क्या कहलाते हैं, समरूप आकृतियां। चलिए अगला क्या है, सर्वागसम, सर्वागसम आकृतियां। सर्वागसम आकृतियां क्या होता है, दो आकृति जिनके आकार एवं अमाप समान होते हैं। आकार एवं अमाप क्या होते हैं, समान होते हैं, सर्वागसम कहलाते हैं। यानी देखिए सर्वागसम आकृतियां क्या होंगे, दो आकृति जिनके आकार एवं अमाप समान होते हैं, दोनों का माप समान हो, माप समान हो, उन्हें क्या बोलेंगे, सर्वागसम आकृतियां। चलिए अगला है, दो आकृति समरूप होने के शर्त। दो आकृति के समरूप होने के शर्त कौन कौन से, दो शर्त ध्यान देना। एक है आकार समान हो, पहला क्या होगा, आकार क्या हो, समान हो। दूसरा क्या होगा बाबू, संगत को बराबर हो, संगत कोण क्या हो, बराबर हो, संगत कोण क्या हो, बराबर हो। तो दो शर्त याद रखिएगा, दो आकृति के समान होने के शर्त, पहला आकार समान हो, पहला आकार समान हो, दूसरा क्या हो, संगत कोण बराबर हो, संगत कोण क्या हो, बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग क्या है कि दो समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। ये किसने कहा था, दो समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं, ये कथन थेलस ने दिया था। किसने दिया था, थेलस, याद कर लीजिएगा। थेलस ने क्या कहा था, थेलस, थेलस ने कहा, थेल्स, थेल्स ने क्या कहा था बाबू, थेल्स। देखिए मिस्टेक हो गया था, देखिए थेल्स ने क्या कहा था, थेल्स ने कहा था दो समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। दो समान कोणिक कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं, ये कथन थेल्स ने दिया था। अगला क्या देखिए, समकोण। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के बराबर, शेष दो भुजाओं के बराबर, भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये देखो, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस, याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये कौन कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। भुजा के बराबर, देखिए क्या बाबू, भुजा के बराबर, भुजा के आकार पर, भुजा के आकार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजा के देखिए, भुजा के आकार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, अभी हम लोग बता रहे। पहला देखिए समबाहु त्रिभुज, भुजा के आकार पर त्रिभुज के प्रकार, पहला क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज समझ गए, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं या कहलाता है। इसके क्या होते हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अगला क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो, यानी दो भुजा आपस में बराबर हो और एक अलग से, मान लीजिए दो भुजा 70 डिग्री है, एक दूसरा हो जाएगा, यानी
समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर होगा, समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजा आपस में बराबर होगा। अब विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज में कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं हो, जिस त्रिभुज में कोई भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं हो उसे कहेंगे, उसे बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। और आगे भी होते हैं, हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखे थे भुजा के आधार पे कोण 3 प्रकार के थे, वैसे ही त्रिभुज। अब कोण के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या हम लोग का? न्यून कोण। आप लोग पढ़े होंगे बाबू लोग न्यून कोण। न्यून कोण क्या होगा? जिसका क्या होता है? जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, यानी तीनों कोण, एक त्रिभुज है जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे क्या बोलेंगे? न्यून कोण। लिख लीजिए, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। अगला क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण क्या होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, समकोण मतलब 90 डिग्री के बराबर हो, अर्थात 90 डिग्री हो। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा क्या? आधिकोण त्रिभुज। आधिकोण अधिकोण अधिकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। क्या होगा बाबू? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे क्या बोलेंगे? आधिकोण। 90 डिग्री से अधिक क्या हो जाएगा? आधी कोण। 90 डिग्री से अधिक क्या हो जाएगा? आधी कोण। उसे क्या बोलेंगे? आधी कोण। देखिए भुजा के आधार पे भी त्रिभुज के 3 प्रकार थे और कोण के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार है। याद रखिएगा, 90 डिग्री से कम रहेगा तो तीनों भुजा 90 डिग्री से कम रहेगा तो न्यून कोण बोलेंगे। एक कोण 90 डिग्री के बराबर रहेगा तो उसे समकोण बोलेंगे। और एक कोण 90 डिग्री से अधिक रहेगा उसे आधी कोण बोलेंगे। अब 3 गो इंपॉर्टेंट सूत्र। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना हम लोग को? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा, रूट के अंडर 3/4 गुना भुजा स्क्वायर। क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? रूट के अंडर 3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। क्या करेंगे? भुजा का स्क्वायर। अगला क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या देंगे? a/4। क्या देंगे? a/4 इंटू रूट के अंडर 4b स्क्वायर। 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखिए फिर देख लीजिए एक बार, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a/4 गुना रूट के अंडर 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगला क्या? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज का, जब भी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो याद रखिए इसको हीरोन। क्या? हीरोन का क्षेत्रफल भी कहते हैं। हीरोन का भी सूत्र कहते हैं इसको। हीरोन का क्षेत्रफल याद रखो क्या होगा? देखिए पूरा हो जाएगा रूट के अंडर s हो जाएगा इंटू s माइनस a, फिर इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, a b c, यानी s पहले एक ब्रैकेट रूट के अंडर देंगे s, फिर इंटू फिर s माइनस a, फिर इंटू s माइनस b और इंटू s माइनस c। चलिए हम लोग 6 चैप्टर का सभी फॉर्मूला देख लिए हैं। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग को पूछे होंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब आपके क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है, हीरोन का सूत्र लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि n बराबर क्या होता है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।